जैसा कि लास्ट टाइम की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर्मी में मेरिट लिस्ट टेस्ट वगैरह का सिस्टम कैसे होता है, सब कुछ बताया था। इस दफ़ा मैं आपको बताऊंगा कि नेवी में मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, जॉइनिंग वगैरह का टेस्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सब कुछ बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी ऐसी कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप पर जाए, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको नेवी के बारे में बताऊंगा। मैं अपनी जैसा कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको आर्मी के बारे में बताया था, आज मैं नेवी के बारे में बताऊंगा। और जो अगली नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, उसमें मैं आपको एयरफोर्स के बारे में बताऊंगा। चलें अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। नेवी में जो है वो जिसने एफएससी मेडिकल में की है वो अप्लाई नहीं कर सकता। मैं फिर से आपको बता दूं, जिसने एफएससी मेडिकल में किया हुआ है वो अप्लाई नेवी में नहीं कर सकता। जिसने एफएससी इंजीनियरिंग में की है, आईसीएस फिजिक्स, आईसीएस स्टैट वगैरह किया, वो नेवी में अप्लाई कर सकता है। नेवी में जब आप अप्लाई करते हैं, नेवी में अप्लाई करने की 3 कैटेगरीज होती हैं। नेवी में अप्लाई करने के लिए 3 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी जो है मैट्रिक के बाद आती है, दूसरी कैटेगरी है जो वो पेइंग कैडी कोर्स के लिए आती है, जो तीसरी कैटेगरी है वो होती है सिविलियन के लिए। उसमें हम दूसरी कैटेगरी में आप एफएससी के बाद, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, एफएससी इंजीनियरिंग, आईसीएस स्टैट, आईसीएस फिजिक्स वगैरह के बाद आप अप्लाई करते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है उसमें आप जब आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है, एमएससी, एमए वगैरह, बीएससी वगैरह, और तब आप अप्लाई करते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो पेइंग कैडेट में अप्लाई करते हैं। तो नेवी में सबसे पहले जो है इनिशियल टेस्ट होता है। इनिशियल टेस्ट में जो है ना इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, वर्बल नॉन वर्बल होते हैं। उसके बाद एकेडमिक टेस्ट होता है। एकेडमिक टेस्ट में जो है मैथ होता है, इंग्लिश होता है, मैथ इंग्लिश होता है, और जनरल नॉलेज, इस्लामियात वगैरह के टेस्ट होते हैं। उसके बाद जो है ना इनका मेडिकल होता है। मेडिकल के बारे में मैं आपको एक लहदा से वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है मेडिकल का, ये इसके ऊपर पूरी एक वीडियो चाहिए। उसके बाद मेडिकल के बाद इंटरव्यू होता है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आईएसएसबी का इंटरव्यू और इनिशियल के इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आईएसएसबी का इंटरव्यू और इनिशियल का इंटरव्यू बहुत डिफरेंस है। इनिशियल का इंटरव्यू बहुत आसान होता है, आसान नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जो आईएसएसबी का इंटरव्यू है वो बहुत टफ होता है। उसमें बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको एक अलहदा से वीडियो में बताऊंगा। जैसे ही आप इनिशियल पास करते हैं, इंटरव्यू पास करते हैं, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है आईएसएसबी का। याद रखें उस फॉर्म को आपने ध्यान से और बहुत ध्यान से फिल करना है। आईएसएसबी की बहुत से लड़के पूछ रहे थे कि आईएसएसबी की डेटें कब आती है, मतलब जब आप फॉर्म फिल करके दे देते हैं तो आपके आईएसएसबी कब आती है, ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये बात है कि 45 दिनों के अंदर अंदर आपकी आईएसएसबी आ जाती है। ठीक है, अगर आपने अपना फॉर्म ठीक फिल किया हुआ है तो आपकी आईएसएसबी ज़रूर आएगी। लेकिन अगर आपने फॉर्म अपना गलत फिल किया हुआ है, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, उसके ऊपर आपने थोड़ा ध्यान देना है। इसलिए जो फॉर्म जैसे भी फिल करना है उसको बहुत ध्यान से और बहुत ध्यान से फिल करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आईएसएसबी का जो फॉर्म मिलेगा उसको बहुत ध्यान से फिल करना है। आईएसएसबी में इस टाइम जो है ना वो 3 लोग काम कर रहे हैं, एक जीटीओ, एक डिप्टी और स्काइलॉजिस्ट। जीटीओ जितने भी आउटडोर वर्क है, जैसे कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, उसके बाद ऑब्स्टेकल, मिलिट्री प्लानिंग, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट वगैरह, ये जीटीओ करवाता है। डिप्टी इंटरव्यू लेता है, साइकोलॉजिस्ट भी इंटरव्यू लेता है। साइकोलॉजिस्ट जो इंटरव्यू लेता है वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसके बारे में मैं आपको लहदा से बताऊँगा। पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी, और सेट, उर्दू इंग्लिश के सेट, उसके बारे में मैं आपको अलहदा से एक वीडियो में बताऊंगा। आईएसएसबी में रिकमेंडेशन के लिए जो है ना जीटी और डिप्टी, साइकोलॉजी, इन दोनों में से किसी दो के बोर्ड ज़रूरी होते हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसी 2 पर्सन के बोर्ड बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए
आपने आईएसएसबी को, जहाँ पे भी आपने आईएसएसबी को लाइट लेंगे वहाँ पे आपका एक वोट ज़ाया होगा। इसलिए जीटीओ कम से कम आपके साथ 3 दिन तक काम करता है। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि डिग्री, जो डिग्री हमारी होती है उसकी क्या वैल्यू है। इसके लिए डिग्री की वैल्यू यही है कि आपके 60% नंबर होने चाहिए और आप एफएससी इंजीनियरिंग में की हो, ठीक है। 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए आपके। और डिग्री इस जो है बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो रिकमेंडेशन होने के बाद ज्वाइनिंग नहीं आती। वो उनकी ये वजह होती है कि वो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ऑब्स्टेकल वगैरह के बारे में, प्रोग्रेसिव रूटास के बारे में, इसकी मैं एक लैदर से नई एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इसके बारे में मैं सारा बताऊंगा। उसमें ये होता है कि ऑब्स्टेकल 9 ऑब्स्टेकल होते हैं। कुछ लोग 4, 3, 5, 6 ऑब्स्टेकल करके पास तो हो जाते हैं लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं आती। वो इसलिए कि जीटीओ डिप्टी साइकोलॉजिस्ट को मिला के 44 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो अभी तक जो 43 मार्क्स आईएसएसबी में दे चुके हैं। आईएसएसबी इतनी मुश्किल नहीं है लेकिन क्योंकि हम उसकी तरफ उसको बहुत लाइट लेते हैं और उसकी इतना सीरियस नहीं लेते, जिसकी वजह से वो मुश्किल में बन जाती है। तो ये इन दोनों के बोर्ड्स बहुत लाजमी हैं। जीटीओ, चाहे आप जीटीओ के बोर्ड ले लें चाहे साइकोलॉजिस्ट ज्वाइनिंग इसलिए नहीं आती है क्योंकि आपको जीटीओ ने और साइकोलॉजिस्ट ने लाइटली रिकमेंडेड किया होता है, मतलब वक्ती तौर के लिए आप रिकमेंड किए होते हैं। अगर कोई बच्चा फ़र्ज़ करें कोई बच्चा डिले हो जाता है तो उसके बिना पर आपको ले लेते हैं, इसलिए आपकी रिकमेंडेशन नहीं आती है। और जो कहते हैं स्ट्रांगली रिकमेंडेड में ये होता है कि जीटीओ डिप्टी साइकोलॉजिस्ट आपको तीनों ने रिकमेंड किया होता है। और जिनको जो लोग स्ट्रांगली रिकमेंडेड होते हैं उनके लिए 100% श्योर है कि उनकी ज्वाइनिंग ज़रूर आएगी। अगर वो फाइनल मेडिकल पास कर गए हैं उनकी ज्वाइनिंग 100% श्योर है, ज़रूर आएगी। अगली में मैं आपको बताऊंगा एयरफोर्स के बारे में। एयरफोर्स का जो है नेवी और आर्मी से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए जो बच्चे एयरफोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो उसके बारे में ज़रूर सुनिए। थैंक यू।